नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ तैयारी अच्छी चल रही होगी। टेस्ट सीरीज भी आप डेली ज्वाइन कर रहे होंगे। जो टेस्ट सीरीज मैं ये दे रहा हूँ आप डेली देख रहे होंगे। यह 8वां नंबर टेस्ट है। इससे पहले मैं आपको 7 वीडियो उपलब्ध करा चुका हूँ। 7 वीडियो का मतलब कि 50 प्रश्नों का एक है, तो 7 यानी कि 350 प्रश्न आप इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एनसीईआरटी से बिलोंग कर रहा है वो आप कवर कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया है कि सर क्वेश्चन 100 रखिए। तो देखिए 100 रखेंगे, थोड़ा सा सब्र करिए। अभी वैकेंसी आई नहीं है ना। जब तक वैकेंसी आएगी तब तक हम लोग अन्य छात्रों से बहुत आगे निकल चुके होंगे। जब वैकेंसी आ जाएगी फिर उसके बाद आपको 100 क्वेश्चन का जो है वो तैयार मिलेगा। तो परेशान बिल्कुल ना होइए, सब कुछ मिलेगा। जल्दी जल्दी बेचैन होने से कुछ काम नहीं होता, हड़बड़ में भी कुछ नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे पहले लय बनाइए, फिर आपको सब कुछ मिलेगा। एक नहीं दो दो सेट मिलेगा। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं हूं ना, आप चिंता ना करिए। आप 50 ही क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मैं 100 क्वेश्चन का दो दो सेट आपको उपलब्ध कराऊंगा। इवन कि आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा मैं। आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। आप जब यहाँ आ गए हैं तो समझिए कि आप इस बार अपना अच्छा निश्चित ही करेंगे, खुद से ही करेंगे। चलिए, आज के जो प्रश्न हैं वह बहुत ही शानदार प्रश्न होने वाले हैं, बहुत ही लाजवाब प्रश्न होने वाले हैं। अन्य दिनों की अपेक्षा आज का जो प्रश्न है वो बहुत ही शानदार है। एकदम समझिए कि पिछला जो एग्जाम हुआ है उसी के एकदम बिल्कुल नजदीक का प्रश्न है। जैसे कि मैं एक उदाहरण स्वरूप आपको बताऊं कि देखिए, पिछली दफा पूछा गया था संघ की कार्यपालिका, मैं राज्य की कार्यपालिका पूछ रहा हूं। पिछली बार पूछा गया था मंत्रिपरिषद, मैं राज्य की मंत्रिपरिषद। तो ऐसे मिलते जुलते प्रश्न आपको मैं दे रहा हूं ताकि जो क्वेश्चन सेट कर रहा है वो जब यहां आए तो यहां आपको पहले से ही पाए, है ना। आप पहले से ही इन प्रश्नों पर काबू किए रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं धमाकेदार तरीके से, एकदम तगड़े वाले मिजाज में। राज्य की कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं होता है? देखिए, राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद भी होता है। ये महान्यायवादी जो है ना, ये राज्य की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, ये संघ की कार्यपालिका का हिस्सा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी। लेकिन अगर महाधिवक्ता रहता है यहाँ पर अगर महाधिवक्ता रहता, ठीक ना, तो महाधिवक्ता भी कार्यपालिका में शामिल होता है। ये भी आपको ध्यान देना। तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरे नंबर सवाल पर। अच्छा, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि ऑप्शन सब मत बोला करिए, डायरेक्ट हिट आंसर करिए। देखिए, डायरेक्ट अगर आंसर हिट करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आप गड़बड़ा देंगे। जैसे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन देखा, इसमें अगर मैं महान अधिवक्ता नहीं बताऊं तो आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? इसलिए जानना जरूरी है। ऑप्शन पढ़ने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट का फर्क पड़ेगा एक वीडियो पर। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। 5 से 7 मिनट आप तो ऐसे भी रील्स देखने में बर्बाद कर देते हैं, कोई कोई परेशान नहीं। अगर अच्छे चीजों में जा रहा है 5 से 7 मिनट तो परेशान ना होइए। चलिए चलिए दूसरा प्रश्न है कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। यह अनुच्छेद 164 में वर्णित है, ये भी आप जान लीजिए। यह 164 अनुच्छेद में वर्णित है। अच्छा, एक चीज आप बताइए, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर याद नहीं होता है, याद नहीं होता है। तो आपको याद कैसे होगा? जो भी मैं बताऊं, देखिए यहाँ पर समझिएगा। जैसे कि मैं आपको बताया कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है, तो आपको ये लिख लेना है मंत्रिपरिषद, फिर नीचे लिख लेना है विधानसभा, फिर इसी में लिख लेना है 164 अनुच्छेद। बस इतने आपको लिखना है। जब वीडियो समाप्त हो जाए या आज या कल, आपको इसको देख लेना है, मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति 164 अनुच्छेद में। बस ये आपको याद रहेगा। तो ऐसे करके आप चीजों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। जो बताऊं उसको बस शॉर्ट में लिख लीजिए अपने समझने भर के, और उसके बाद आप उस पर काम करिए आगे। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसको आप चाहे तो मार्क कर लीजिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न आपको मिलेगा देखने में दरोगा में। अधिकरण या ट्रिब्यूनल्स भारतीय संविधान के किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो ट्रिब्यूनल्स जो है वह 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया है, तो ध्यान देना है। चलिए, पंचायती राज को संविधान में शामिल किया गया किस संविधान संशोधन से? 72वें, 74वें, 48वें और 73वें। तो जान लीजिए कि पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन से, 73वें संविधान संशोधन से जो है वह जोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। चलिए
आगे चलते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से कौन हटाता है? बहुत ही बढ़िया खूबसूरत प्रश्न है, 4 ऑप्शन है। कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है उसके अध्यक्ष को कौन हटा सकता है ना? राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल, संसद या राज्यपाल। तो देखिए, राज्य लोक सेवा के सदस्यों को नियुक्ति तो ये राज्यपाल करता है, बट हटाने की बारी है तो वह राष्ट्रपति हटाएगा। यहाँ पर अच्छा प्रश्न है, क्योंकि राज्य से संबंधित है तो बच्चों को लगेगा कि राज्यपाल ही हटा देगा, बट राज्यपाल नहीं हटाएगा। कौन हटाएगा? तो राष्ट्रपति हटाएगा, हटाने की बात की जाए तो, है ना? ये भी ध्यान देना है। तो चलिए, छठवां सवाल, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है बच्चों। ये जो नीचे अभी जो मिलेगा प्रश्न, जिससे लगभग सारे एनसीईआरटी के प्रश्न आपको मिलेंगे। एनसीईआरटी 9th और 10th क्लास के मिल जाएंगे आपको। चलिए, एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो होता है। सीधा प्रश्न पूछेगा, एंथ्रेक्स किसके से होता है, किससे होता है? 4 ऑप्शन है, प्रोटोजोआ है, वायरस है, बैक्टीरिया है, या फिर आपका फंगस है। तो जान लीजिए, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, है ना? जीवाणु ध्यान रखना है, जीवाणु। इसी से एंथ्रेक्स नामक रोग होता है। मनुष्य में भी होता है और मवेशियों में भी होता है। चलिए, 7वां सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ऐसे प्रश्न तो दरोगा में पूछे ही जाते हैं, आप देखते ही होंगे। जब अगर अभी एग्जाम आपने दिया होगा बिहार दरोगा का, तो आपने देखा ही होगा। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। इनमें से कौन सा रोग वायु से नहीं फैलता है? वायु से मतलब कि हवा में संचरण करके नहीं फैलता है ना? क्षय रोग, खसरा, टाइफाइड, चिकन पॉक्स। तो जो टाइफाइड है यह दूषित जल से आपको होता है। किससे होता है? दूषित जल से। यह वायु से नहीं फैलता है। यह भी अच्छा प्रश्न है। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? वाहक मतलब कि यहाँ मलेरिया परजीवी है, इसको ले जा करके और आप में इंसर्ट कर दे रहा है, तो ये वाहक का काम हो गया, है ना? ये वाहक है। तो इसी वाहक का पूछ रहा है कि कौन है मलेरिया परजीवी का वाहक? तो वह मच्छर है और उसका नाम है मादा एनोफिलीज। मादा मतलब औरत वाला, है ना? जैसे नर मतलब पुरुष वाला और मादा मतलब औरत वाला। तो एक चीज जान लीजिए, एक चीज जान लीजिए, बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूं। जो हम लोग को मच्छर काटता है ना, जो हम लोग को मच्छर काटता है वह फीमेल मच्छर होता है। समझ रहे हैं? वह फीमेल मतलब कि जैसे मेल और फीमेल होते हैं ना, आदमी में भी मेल और फीमेल है, मेल और फीमेल। मच्छर में भी मेल और फीमेल है। तो जो फीमेल होती हैं वही हम लोग को काटती हैं। मेल बेचारा पेड़ पौधे में लटक के चूस के खून, उसका पेड़ पौधे का रस चूस के रह जाता है। मच्छर महिलाएं वाली जो फीमेल मच्छर है वो काटती हैं। इसका रीजन है कि वो काटती है, जरा सा सुनिएगा, थोड़ा सा समय लेंगे इसमें। जो फीमेल मच्छर होती है तो उसको अपना बच्चा पालना होता है। तो जब उसको बच्चा, जैसे कि वो प्रेग्नेंट कह लीजिए, प्रेग्नेंट होती है, तो उसको प्रोटीन की आवश्यकता हो जाती है, उसको एनर्जी की आवश्यकता हो जाती है, और पेड़ पौधे से उतनी एनर्जी उसको नहीं मिल रही है। तो वो डायरेक्ट आदमी का खून, जानवर का खून चूस करके और बच्चों को पालने के लिए वो ऐसा करती है। पुरुष तो प्रेग्नेंट होता नहीं है उसमें, जो मच्छर में होता है मेल, तो उसको पेड़ पौधे से अपना काम चला देता है। तो ये चीज थोड़ी सी जानकारी मैं दे दिया हूँ। यहाँ पर आपको याद रहेगा कि मादा मादा ही खून चूस रही थी, है ना? चलिए, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रम का नाम है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने वाली प्रक्रम का नाम है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग या संक्रमण या किण्वन। तो जो किण्वन है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किण्वन राइट आंसर हो जाएगा। किण्वन विधि से चीनी से अल्कोहल आप बना सकते हैं। चलिए, इनमें से कौन सा तार अधिक प्रबल होगा? देखिए, इसमें हाईलाइट किया हुआ ही है, बताने की आवश्यकता नहीं है। नायलॉन का तार, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे, धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब कि धातु का वह कौन सा गुण है जिसके कारण उसको पीट करके सीट का मतलब कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस पर इस पर इस पर। जैसे आप देखते हैं A4 साइज पेपर, तो सीट बना रहता है ना, चदरा जैसा, तो उसमें तब्दील किया जा सकता है। वो पूछ रहा है कि कौन सा गुण है, तो तन्यता है, कठोरता है, आघात वर्धनीयता है या भंगुरता है। तो देखिए,
आघात मतलब किसी पर आप हमला कर रहे हैं, आघात कर रहे हैं, इसको मार रहे हैं, पीटते 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 इसको एकदम पतील कर देते हैं, बहुत पतील हो जाता है, तो आघात वर्धनीयता होता है। तन्यता मतलब कि इसको खींचना, इतना बड़ा है इसको खींच करके इतना बड़ा कर दिए, तब तन्यता होगा। अगर पूछे कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे खींचकर लंबा किया जा सकता है, तो वो तन्यता हो जाएगा। और पीटना तो आघात कर रहे हैं, उस पर आघात कर रहे हैं, पीट रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। चलिए, अच्छा प्रश्न है, पूछता है धातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। बहुत ही शानदार प्रश्न, उम्दा प्रश्न है, उम्दा, सब एनसीईआरटी के प्रश्न है। जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ा होगा वो जान रहा होगा। तो धातु के ऑक्साइड की जो प्रवृत्ति है वह पूछ रहा है, प्रवृत्ति प्रकृति जो भी समझ लीजिए क्या होता है। तो चलिए देखिए, अधातु का होता है अम्लीय, है ना, अधातु का होता है अम्लीय और धातु का होता है क्षारीय। तो धातु का हो जाएगा क्या, बी आंसर। कैसे याद करेंगे, तो अधातु में आ से शुरू होता है, अधातु के ऑक्साइड भी आ से शुरू होता है, अम्लीय भी आ से शुरू होता है ना। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, तीनों आज एक लाइन में आ जाएगा, ठीक, ये ध्यान देना है। और धातु के जो ऑक्साइड हैं वह क्षारीय होता है, धा और छा आपको याद रखना है, अ से अम्लीय और धा से छा, कोई दिक्कत नहीं। तो धातु पूछ रहा है, अम्लीय नहीं होगा, क्या होगा, क्षारीय होगा। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। फास्फोरस जो है वह एक बहुत सक्रिय धातु है, अधातु है ना, धातु नहीं अधातु है फास्फोरस, बहुत सक्रिय, इस वजह से इसको रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, क्या अल्कोहल में, बायोडीजल में, जल में कि केरोसिन तेल में। तो जो फास्फोरस है उसको कहाँ रखते हैं पता है, उसको जल में मतलब कि पानी में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, पानी में रखा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, वह जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, मतलब अंडा ना, आपने देखा है ना कि बहुत सारे अंडा को जन्म देगा और कुछ डायरेक्ट बच्चा जन्म देगा, विकसित बच्चा जन्म देगा। तो जो विकसित बच्चे यानी शिशु को जन्म दे वह जरायुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जरायुज। और जो अंडा को जन्म दे वो अंडप्रजत। तो यहाँ सीधे शिशु को जन्म दे रहा है तो जरायुज कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए बी, यहाँ पर भी मोटा किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। चलिए समझते हैं, आगे चलते हैं। देखिए शानदार प्रश्न है, इसको थोड़ा सा, हाँ बहुत शानदार प्रश्न है। टेस्टोस्टेरॉन का स्रवण होता है। टेस्टोस्टेरॉन पता है क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है। जी हाँ, मेल सेक्स हार्मोन यानी कि पुरुष लिंग हार्मोन जो है वह कभी पूछता है, बीपीएससी में पूछा था कि फीमेल सेक्स हार्मोन, या मैं पिछली वीडियो में भी आपको उपलब्ध कराया था फीमेल सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन आपको मैं बताया था। मेल सेक्स हार्मोन पूछे तो टेस्टोस्टेरॉन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। मैं तो कहूंगा कि इसको रख लीजिए आप। टेस्टोस्टेरॉन, इसका जो श्रवण होता है वो कहाँ से होता है, तो इसका जो श्रवण होता है वो होता है वृषण से। कहाँ होता है, वृषण से। अब वृषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं जरा सा इसको मैं बता दूं आपको, तो टेस्टिस याद रखिएगा, है ना। अगर वृषण के जगह टेस्टिस दे दे तो ये भी आपको याद रखना है। मैं स्पेलिंग भी लिख देता हूं, TESTIS, है ना, टेस्टिस याद रखना है। ये टेस्टिस से आप टेस्टोस्टेरॉन आप रिलेट आप अच्छे से कर लेंगे, टेस्टिस टेस्टोस्टेरॉन, ओके, जिसको हिंदी में वृषण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 16वां नंबर सवाल। ये प्रश्न थोड़ा सा आप लोग को लगेगा ऑकवर्ड टाइप का, बट एनसीईआरटी का डाटा है दोस्तों। ये जो डाटा है वो एनसीईआरटी का है, तो इसको जरा सा समझना है। स्त्रियों में जनन अवस्था का प्रारंभ सामान्यतः होता है 18 से 21, 15 से 16, इनमें से कोई नहीं, 10 से 12। तो स्त्रियों में जनन अवस्था का प्रारंभ जो है ना वह 10 से 12 वर्ष में सामान्यतः देखने को मिल जाता है। तो ये भी प्रश्न है, अच्छा पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, पुत्र उत्पन्न करने में सक्षम होगा, कौन सा क्रोमोसोम का जो कपल है वह सक्षम होगा, तो देखिए जो XY है वह पुत्र उत्पन्न करने में सक्षम होगा। अच्छा, अक्सर आप लोग देखते हैं, गांव देहात के होंगे तो देखते होंगे कि जिस महिला का अगर 2 लड़की ही केवल हो गया, 3 लड़की या 2 लड़की ही केवल हो गया, ठीक ना, उसका लड़का नहीं हुआ, गर्ल हुआ, ठीक ना, तीनों गर्ल हुआ, उसका बॉय एक भी नहीं हुआ, तो उसके घर वाले जो है ना वो उस महिला को, लड़के के घर वाले महिला को
गलत निगाह से देखते हैं कि मतलब अच्छी नहीं औरत है, ये खाली लड़की पैदा कर रही है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, लड़का और लड़की पैदा करने में योगदान जो किसका है पता है ना? पुरुष का योगदान है, ना कि महिला का। महिला का कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं रोल है, जरा सा समझिएगा। क्योंकि महिला के जो गुणसूत्र होता है उसमें क्या होता है, केवल एक्स एक्स होता है। पुरुष का जो गुणसूत्र होता है वो एक्स और वाई होता है। ठीक। अब देखिए लिंग निर्धारण कैसे होता है। इसके पास तो दोनों है एक्स एक्स, है ना? इसका तो कुछ होगा नहीं क्योंकि दोनों एक्स एक्स है। आपके पास एक्स और वाई है, तो आपका अगर एक्स जा करके यहां अभिक्रिया करता है तो लड़की हो जाएगी। अगर आपका एक्स ही चला गया यहां और ये अभिक्रिया कर लिया तो क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। ठीक ना, लड़की। अगर आपका वाई जाकर के यहां अभिक्रिया करता है, एक्स ना जाता है, दोनों में से एक ही जाएगा कोई, ये अगर वाई जाता है तो हो जाएगा लड़का। तो भैया दिक्कत तो आपसे हो रही है ना, जा तो आपका वाला नहीं रहा है, आपका एक्स जा रहा है और दोष दे रहे हैं लड़की को कि दिक्कत तुम में है। तो पुत्र उत्पन्न करने में सक्षम होगा एक्स वाई, और अगर कहे कि पुत्री उत्पन्न करने में तो एक्स। ये आपको ध्यान देना है। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे। थोड़ा सा मैं इसमें समय ले लिया हूं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जान गया आप। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार, तो आप जान ही गए कि लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार पुरुष ही होता है, महिला नहीं होती है। घर्षण बल की दिशा, देखिए 19 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न मैं पहले भी आपको करा चुका हूं, ये हुबहू नहीं कराया हूं बट इससे मिलता जुलता कराया हूं। तो घर्षण बल की जो दिशा होती है वह सदैव वस्तु के विपरीत, जैसे ये सतह है, ठीक ना, आप इस पर इधर से गेंद फेंकेंगे, इधर इधर की ओर फेंकेंगे तो घर्षण जो है वो इधर की ओर काम करेगा, और गेंद को थोड़ी दूर जाने के बाद ये गेंद रुक जाएगा घर्षण की वजह से। तो वस्तु के विपरीत इसकी सदैव जो है वह क्या होगा, दिशा होगी। चलिए 20 नंबर सवाल। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं, बाल नहीं है बल है, मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो दाब कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। दाब, पृष्ठ तनाव मत समझ लीजिएगा, पृष्ठ तनाव का अलग परिभाषा है, पढ़ लीजिएगा। चलिए, वाहन के पहिए में बाल बेरिंग का प्रयोग किया था। आप गाड़ी देखिए ना, तो गाड़ी के टायर में देखते हैं कि यहाँ पर बेरिंग रहता है, और बेरिंग रहता है तो उसका प्रयोग पूछ रहा है कि क्यों होता है, तो घर्षण बल बढ़ा देने के लिए। बाल बेरिंग प्रयोग स्पीड को बढ़ाने के लिए, कि घर्षण बल कम करने के लिए, कि बेरिंग पहियों को सेट करने के लिए किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन है। तो देखिए, यूं तो कहिए कि स्पीड तो बढ़ ही जाता है, बट जो मुख्य काम होता है वो होता है कि घर्षण बल कम कर देना। घर्षण बल कम हो जाएगा तो सब कुछ सही से चलेगा, स्पीड भी बढ़ेगा, आपका माइलेज भी सही रहेगा। अब घर्षण ज्यादा रहेगा, रगड़ के चलेगा तो माइलेज भी कमेगा ना, तो ये भी समझना था आपको। चलिए 22वां नंबर, ध्वनि की तीक्ष्णता को निर्धारित करता है। तो ध्वनि की जो तीक्ष्णता है, ध्वनि की जो तीक्ष्णता है उसको कौन निर्धारित करता है, तो आवृत्ति करता है। कौन करता है, आवृत्ति करता है। इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। चलिए, खाद्य पदार्थ के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के जो डिब्बे होते हैं उसमें लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है, क्योंकि 4 ऑप्शन आपको मिल जाएगा। टीन लोहा से सस्ता होता है, टीन देखने में अच्छा होता है, तीसरा यह लोहे से कम क्रियाशील होता है, खाद्य पदार्थ को टीन में ही रखा जाता है, ये परंपरा है ना। तो जो राइट आंसर है वह है कि लोहे से यह कम क्रियाशील होता है, इसलिए रखा जाता है, ना कि अच्छा लगने के लिए और टीन में ही रखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आगे, मोरक्को संकट कब आया था? बढ़िया प्रश्न है। मोरक्को संकट 1905-6 में आया था। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे, हेब्सबर्ग का अंपायर में कौन शामिल नहीं था? हेब्सबर्ग अंपायर में कौन शामिल नहीं था? फ्रांस, इटली, बेल्जियम और रूस। तो जो रूस था वह हेब्सबर्ग अंपायर में शामिल नहीं था। बहुत बढ़िया प्रश्न है, विश्व इतिहास के ये सारे प्रश्न हैं, रट लीजिए। कैसे याद करना है, तो देखिए, हेब्सबर्ग लिख लीजिएगा, हेब्सबर्ग लिख लीजिएगा और नीचे रूस लिख लीजिएगा। वीडियो खत्म हो जाएगा आज या कल, जब भी आपको देखना हो फिर जो लिखे हैं उसको देख लीजिएगा। हेब्सबर्ग में शामिल नहीं था रूस, बस इतने तो करना है, 1 मिनट आधा मिनट में आप कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 26वां प्रश्न, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली, ये तीनों के बीच एक त्रिगुट बना था।
है ना, त्रिकूट बना था। ये त्रिकूट पूछ रहा है कि कब बना था, तो यह 1882 में बना था। इंपॉर्टेंट है, त्रिकूट बना था, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे। मध्य पाषाण कालीन स्थल, जहां से पुरुष व महिला को एक साथ दफनाने का प्रमाण मिला। अच्छा, आप लोग को जब मैं प्राचीन भारत के प्रश्न देता हूं तो आप लोग कंफ्यूज आ जाते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कुछ भी। तो जब मध्य पाषाण पूछा जाए तो अलग आंसर होगा, सिंधु सभ्यता पूछा जाए तो अलग आंसर होगा। इस चीज को आप लोग समझिएगा। अब कुछ लोग मध्य पाषाण में बोलेंगे कि सर ये तो लोथल में, अरे भाई मध्य पाषाण पूछ रहे हैं तो लोथल कहां से आ गया, ये चीज आपको समझना है। और समझते नहीं फिर करते हैं कमेंट की गलत ऑप्शन है। एक दिन मैं बनाया वीडियो कि स्टेट बैंक किसकी स्थापना, मतलब कि किसकी सिफारिश पर, तो वो कर रहा है, वो रिजर्व बैंक के जो सिफारिश हुई है उसको कर रहा है कि सर इसका है। तो पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लिया करिए, एग्जाम में यही हड़बड़ी आपको गलत करा देता है और आप बाकी से पीछे हो जाते हैं। तो ये आपको देखना है, मध्य पाषाण कालीन पूछ रहा है। पुरुष और महिला को एक साथ दफनाने का जो मिला है प्रमाण, वह महादहा से मिला है। कहां से मिला है, महादहा से मिला है। अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न और भी खूबसूरत है और समझने योग्य प्रश्न है। पाली भाषा में लिखित बौद्ध धार्मिक ग्रंथ जिन्हें आमतौर पर त्रिपिटक कहा जाता है, यह त्रिपिटक का अर्थ होता है। और एक चीज मैं और बता दूं, ये सारे प्रश्न आपको हुबहू लैंग्वेज में कहीं नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी भी पब्लिकेशन का सेट खरीद लीजिए, क्योंकि यह खुद मैं तैयार करता हूं बैठ करके, पिछले वर्षों के क्वेश्चन देखता हूं, उससे मिलता जुलता प्रश्न तैयार करता हूं, ऑप्शन भी खुद ही मैं तैयार करता हूं। तो कहीं कॉपी नहीं मिलेगा। अगर कहीं मिलेगा तो समझिएगा कि पाठशाला विद केके से उसने कॉपी किया है या चोरी किया है, एकदम निश्चित समझिएगा। चलिए आगे चलें। तो त्रिपिटक का अर्थ पूछ रहा है, तो त्रिपिटक का अर्थ क्या, 3 ग्रंथ, 3 टोकरी, 3 लोक या जीवन के 3 अवस्था। अब बहुत सारे बच्चे को लग रहा होगा कि सर ये जीवन की 3 अवस्था बस, लेकिन नहीं, त्रिपिटक मतलब 3 पेटी यानी कि 3 टोकरी। सीधी बात, 3 टोकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 टोकरियां। चले आगे। चलिए देखिए यहां आ गया सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में किस स्थल से मानव बलि का प्रमाण मिला है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मानव बलि का प्रमाण मिला है ना, कालीबंगा, चनहुदड़ो, लोथल की हड़प्पा। तो देखिए चनहुदड़ो से मिला है। ये मोटा पर मत जाइए कि ये मोटा है, तो ये मोटा ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए हम कर दिए थे इसको। तो सिंधु सभ्यता में चनहुदड़ो जो है, चनहुदड़ो वहीं से मिला है मानव बलि का प्रमाण। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे। सिंधु सभ्यता की किस, अच्छा आप लोग को लग रहा है कि सिंधु सभ्यता से प्रश्न दे रहे हैं ज्यादा, सिंधु सभ्यता से प्रश्न आता है भाई साहब, एकदम नोट कर लीजिए, प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा सिंधु सभ्यता से। लेकिन देखिए एक चीज समझिएगा, यहां जब आप गूगल करेंगे तो गूगल पर आपको हड़प्पा ही मिल जाएगा, तो घबराना नहीं है। जो राइट आंसर है वो चनहुदड़ो है, ना कि हड़प्पा। ध्यान देना है आपको, चनहुदड़ो है, हड़प्पा नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना है आपको। चलिए चलते हैं आगे। तीसरा, सिंधु सभ्यता की किस स्थल से कुछ लोगों के हिंसक मृत्यु का प्रमाण। कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस प्रश्न को कर देंगे। हिंसक मृत्यु का प्रमाण मिला है, कहेंगे ये तो पढ़े नहीं है, तो आज पढ़ लीजिए। मोहनजोदड़ो से मिला है। अब आप जानते हैं ना कि मोहनजोदड़ो को मृतक का टीला कहा जाता है। मृतक का टीला का मतलब क्या, कि मृतक का टीला का मतलब कि बहुत सारे लोग मरे हैं। तो बहुत सारे लोग कब मरेंगे, जब कोई हिंसा होगी, है ना। सामान्यतः यही माना गया है कि कोई आक्रमण हुआ, उसमें बहुत सारे लोग मरे हैं, इसी वजह से बहुत सारे मृतक हो गए और मृतकों का टीला, कभी कभी इसको प्रेतों का भी टीला कह दिया जाता है। तो हिंसक मृत्यु का प्रमाण का मतलब यही कि मृतकों का टीला आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन को समझ गए आप कि कैसे घुमा रहा है, तब आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा, ये भी आप जानेंगे। 31 नंबर सवाल बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, फंसाओ वाला प्रश्न है। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर जयपुर महल में रखा था। जयपुर महल कहां में है, राजस्थान, दिल्ली, लाहौर, आगरा। अच्छा जरा सा ईमानदारी पूर्वक कमेंट करिए कि जयपुर महल कहां में है, जिसको आता है वो कमेंट करिए, नहीं आता है वो भी कमेंट करिए। तो अमूमन तो राजस्थान लोग मार देंगे, कुछ दिल्ली मार देंगे, कुछ मार देंगे लाहौर और कुछ मार देंगे आगरा, लेकिन जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, आगरा। अब सोचेंगे कि आगरा तो उत्तर प्रदेश में है, अब यहां जयपुर महल कैसे आ जाएगा, है ना, सोचने वाली बात है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। चलिए, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, तो यहां देख रहे हैं मोटा किया हुआ है, 1931 में, कोई दिक्कत नहीं। बंगाल में राखी दिवस मनाया गया था
बंगाल में जो राखी दिवस था वह 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है। दास प्रथा का अंत किसके द्वारा? तो दास प्रथा का अंत एलनवरो द्वारा, एलनवरो के द्वारा किया गया था दास प्रथा का अंत, ध्यान देना है। किसे? पर्वों का शहर, है ना, आपने त्योहारों का शहर पढ़ा होगा, अब जान लीजिए पर्व त्योहार एक ही है, तो मदुरई को त्योहारों या पर्वों का शहर कहा जाता है। निम्न में से कौन सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है? सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन, यमुना, गंगा, आगे के दो ऑप्शन देख लीजिए, माही की कोसी। तो सबसे ज्यादा जो बदलता है ना वह कोसी। आप अक्सर सुनते हैं कि कोसी से बिहार में बहुत बाढ़ आता है, तो कोसी नदी का देखिए ये रास्ता है, इधर एक बार बाढ़ लाया, अगली बार वो पता चले यहीं से मुड़ जाए तो इस बार यहाँ भी बाढ़ ले आएगा, फिर पता चले वो यहाँ से मुड़ जाए तो यहाँ, मतलब कि बहुत बार परिवर्तित होने वाली नदी है ये कोसी, इसीलिए हर बार बाढ़ ले आती है, ये कहीं भी मुड़ जाती है ना, तो ये समझिएगा आप। चले आगे, चलिए। निहारिका पुस्तक के लेखक कौन है? निहारिका पुस्तक के लेखक कौन है? सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत निराला, राजकुमार वर्मा की महादेवी वर्मा? तो महादेवी वर्मा जो हैं वह निहारिका के लेखक हैं। मानव विकास सूचकांक, है ना, मानव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वह जारी करता है यूएनडीपी, है ना, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा यह मानव विकास सूचकांक जो है वह जारी किया जाता है। अच्छा सवाल है, याद रखना है आपको। चलिए, सर्वप्रथम स्वतंत्रतावाद राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई, पीसी महालनोबिस, जवाहरलाल, मनमोहन सिंह। अच्छा, बच्चे देखेंगे राष्ट्रीय आय का अनुमान मारेंगे फट से दादा भाई नौरोजी, लेकिन पूछ रहा है बबुआ स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता के बाद पीसी महालनोबिस ने किया था, है ना, ये आपको समझना है। पढ़े आप सब हैं, एग्जाम में आप कैसे हैंडल करते हैं मायने ये रखता है मित्र। नहीं पढ़ा आपका सब है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा है, बट एग्जाम में दिक्कत जो हो जाती है उसको आपको झेलना है। चलिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950, 1945, 1952, 1954। तो एनडीसी, है ना, एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो 1952, 6 अगस्त 1952 याद रखना है। किस पंचवर्षीय, पहली पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वो पूछ रहा है। पहली का मॉडल, आपको दूसरी का मॉडल उस दिन में बताया था, ट्रिक भी बताया था। पहली का जो मॉडल है वो हैराल्ड डोमर, दूसरी का जो मॉडल है तो दूसरा में 2 आता है, तो 2 से आप 20 बना दीजिएगा, तो देखिए दूसरी में 20 हो जाता है, 20, है ना। पहली हैराल्ड डोमर, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए आते हैं, सोयाबीन जो फसल है यह किसकी फसल है? रबी की, खरीफ की, जायद की, या इनमें से कोई नहीं? तो सोयाबीन जो फसल है ना वह खरीफ की। अब याद करिए, कैसे याद करेंगे? सोयाबीन आप खरीद के खाते हैं, सोयाबीन आप कैसे खाते हैं? खरीद के। अमूमन घर पे सोयाबीन नहीं होता है तो हम खरीद के ही खाते हैं, तो खरीद से आप खरीफ याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति आपसे नहीं पूछा जा रहा है। अब इसके आंसर जब मैं बताऊंगा 1970 तो बच्चे कहेंगे कि श्वेत क्रांति, अरे भैया मैं ऑपरेशन फ्लड की बात कर रहा हूं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध भले ही दूध उत्पादन से है, श्वेत क्रांति से है, बट यहां ऑपरेशन फ्लड आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्ष 1970। देखिए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में आपको लगेगा कि भैया ये तो इजी प्रश्न है और आप गलत कर देंगे, समझना है बात को आपको। चलिए, आप लोग कमेंट करते थे ना कि करंट के भी प्रश्न अच्छे हैं। और एक चीज मैं और बता दूं, अब मैं आप लोगों के लिए स्पीडी वार्षिकांक जो नया वाला है उसको मैं लेकर के आ गया हूं, खरीद लिया हूं आप लोगों के लिए, और कल से इसके भी प्रश्न इंक्लूड करूंगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इसका बिहार दरोगा में कितना योगदान है। चलिए, नागालैंड सुपर लीग 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? नेफ्यू रियो के द्वारा। किसके द्वारा? नेफ्यू रियो के द्वारा किया गया था। चलिए आगे, 2024 आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ताज किसे मिला है ना? 2024 आईसीसी, याद करिए 2024, लिख लीजिए आप, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, है ना, ये इतना आप लिख लीजिए। किसे मिला है? तो स्मृति मंधाना को मिला है। स्मृति
मंधाना को मिल रहा है। अपने स्मृति में डाल लीजिए कि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ ईयर है ना, वाई कर लीजिए, आई नहीं होता है। तो चलिए यहां पर कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। चलिए 45 के बाद आते हैं कै 46 पर। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? आप जानते हैं अभी 2-3 दिन ही हुआ होगा कैंसर दिवस मनाए, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है, जानते ही हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पूछ देगा। चलिए, हाल ही में किस देश ने अमेरिका पर टैरिफ कर लगाया है? तो वो चीन है। कौन है? चीन है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कहां व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खुलेगा? व्हाइट टाइगर, तो व्हाइट टाइगर खुलेगा मध्य प्रदेश, टाइगर स्टेट के नाम से जानते भी हैं उसको, आप इजी से इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न, 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने लाख करोड़ है? जी हाँ, 2025 में भारत का जो कलेक्शन है वो कितने लाख करोड़ है? तो 1.96 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन हुआ है। 1.96 लाख करोड़, एक आध करोड़ नहीं, 1.96 लाख करोड़, कितनी बड़ी रकम है सोच लीजिए। चलिए, हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है। ये प्रश्न पूछा था 1275 वाले में भी, है ना। आर्द्र भूमि दिवस 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी। तो जानते हैं कि आर्द्र भूमि दिवस जो है यह 2 फरवरी को प्रति वर्ष मनाया जाता है, तो याद रखना है। कितने को? 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि कम समय में, आज मैं कोशिश किया हूं कि कुछ समय कम लूं, आधा घंटा में निपटाऊं। तो मतलब एक प्रयास था कि आधे घंटे में आपको निपटा दिया हूं क्वेश्चन सारे। अब कमेंट करिएगा कि क्या इतनी ही रफ्तार से सही है कि थोड़ा सा और इसको लार्ज करें। बाकी ऐसे ही बने रहें। आप लोग बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन को आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लाइए, तो मैं आपको बताया हूं कि कुछ जो सेट्स हैं वो अब तैयार हो चुके हैं, तो उसको मैं जब खत्म करा लूँ, जो फिर नया तैयार करूंगा ना, तो उसमें इस बात का ध्यान रखूंगा कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का प्रयोग किया जाए, है ना, ताकि हिंदी क्षेत्र और जो सीबीएसई पढ़े हैं उनके लिए भी मतलब आसान हो जाए। तो चलिए इतना ही, इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।